डियर स्टूडेंट, आपका हार्मोन्स केमिस्ट्री क्लास में वेलकम। इस जो टॉपिक आपका चल रहा है सॉल्यूशन, इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको सारे ही जो डाले थे उनमें सॉल्यूशन की स्टार्टिंग और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी, इन सारे ही यूनिट्स का स्टडी किया हुआ है। अब सॉल्यूशन का जो आपका मेन पार्ट है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। जनरली सोल्युबिलिटी विलेयता का सीधा अर्थ होता है कि आप जब कोई सॉल्वेंट लेते हैं और इसमें किसी सब्सटेंस को मिला देते हैं तो सॉल्वेंट और सब्सटेंस दोनों से मिलकर आपका जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में, माना कि जैसे कि आपका ये यूनिट वॉल्यूम है, इसमें सॉल्यूट के कितने मोल या कितनी क्वांटिटी मौजूद है वो उसकी क्या कहलाएगी, सोल्युबिलिटी। ठीक है, लेकिन किसी सॉल्यूशन के अंदर कितनी सॉल्यूट की क्वांटिटी हो तो ये किस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स हैं इसमें कि आप किसी सॉल्यूट को जब आप किसी सॉल्यूट में मिलाते हैं तो उसकी मैक्सिमम क्वालिटी क्या होगी। अब मैक्सिमम क्वांटिटी का मतलब क्या हो जाता है, जब आपका सॉल्यूशन क्या हो, सैचुरेटेड हो। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया आपको कि एक कंडीशन होती है कि जब आप किसी सॉल्वेंट को ले लेते हैं और सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को मिलाते हैं तो स्टार्ट में घुलेगा, है ना, घुलता जाएगा, लेकिन एक निश्चित क्वांटिटी के बाद जब आप उसमें सॉल्यूट को और मिलाओगे तो मिलाने के बाद क्या होगा, वह घुलेगा नहीं और प्रेसिपिटेशन चालू हो जाता है। जैसे आपने पानी लिया है और उसमें आपने साबुन को क्या किया, डिसोल्व किया है। साबुन पहले क्या होगा, घुलता जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वह झाग के रूप में साबुन क्या होगा, पीपीटी के रूप में बाहर आने लग जाएगा। अब आप उस विलियन में से यदि आप झाग को हटा दें और जो अब आपका सॉल्यूशन बचा है या पानी बचा है उसको अगर आप देंगे तो वह आपका क्या कहलाएगा, साबुन का सैचुरेटेड विलियन कहलाएगा, क्योंकि अब उस विलियन में आप साबुन जैसे ही मिलाओगे वह उसमें घुलेगा नहीं, बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो जब आपका कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में सब्सटेंस जो आपने डाला है उसकी कितनी क्वांटिटी मौजूद है वो उसकी क्या कहलाएगी, सोल्युबिलिटी। और ये किस रूप में, जब कोई आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने पर आपकी सोल्युबिलिटी की सब्सटेंस की क्या होती है, बदल जाती है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी सोल्युबिलिटी की, एक कांस्टेंट टेम्परेचर डिसॉल्व मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। मैंने यहां पर एक फॉर्म लगाई, पर्टिकुलर क्यों, क्योंकि अगर आप किसी सब्सटेंस को जब आप डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट अगर आप चेंज कर लेते हैं तो भी उस सब्सटेंस की सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें उसकी क्वांटिटी अलग अलग होगी। तो पर्टिकुलर का मतलब जैसे आपने वाटर में घोला है तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी, अल्कोहल में किसी चीज को मिला रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी, है ना। तो यहां पर क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्वेंट होगा और एक कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एक निश्चित ताप के ऊपर किसी भी विलेय की संतृप्त विलयन में उपस्थित उसकी अधिकतम मात्रा वह क्या कहलाएगी, उसकी सोल्युबिलिटी कहलाएगी। सोल्युबिलिटी जनरली जब मैंने अभी बताया है कि किन किन बातों पर डिपेंड कर जाती है, टेम्परेचर बदलने पर उस सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी क्या होगी, बदल जाएगी। ठीक है, या जो प्रेशर से इफेक्टेड होते हैं जैसे गैसें हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर या घटाने पर भी उनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और सबसे मेन चीज है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट बदलते हैं तो हर पदार्थ की या सब्सटेंस की अलग अलग सॉल्वेंट के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी आपको डिफरेंट आएगी। क्लियर। अब बात करें हम एक सिंपल से, आपको पता है 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम डिवाइड करते हैं फिजिकल सॉल्वेंट के आधार पर। लिक्विड, जहां पर आप सॉल्वेंट क्या लेते हैं, मैक्सिमम क्या लेते हैं, लिक्विड, गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो जनरली मैं यहाँ पर आप जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हो गया सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या लेंगे हम, लिक्विड लेंगे और उसके अंदर 3 प्रकार के हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं सॉल्वेंट सॉल्यूट के आधार पर। जैसे किसी गैस सब्सटेंस को आपने डिसॉल्व किया है लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में। जब आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर उसकी सॉल्युबिलिटी अलग रूप में देखी जाएगी।
ठीक है ना। जनरली आप देखें कि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं कि जैसे आपने क्या किया है, एक सॉल्वेंट लिया है, इसमें आपने क्या किया है, सॉलिड डाला है कोई भी, ठीक है ना। अब सॉलिड डाला है तो जो भी सॉलिड आप डालोगे वो सारा ही सॉलिड कहां चला गया, इसके अंदर, ठीक है ना। वो कहां चला गया, सॉल्वेंट के अंदर चला गया, बाहर कुछ भी नहीं, सारा ही जो आपका सब्सटेंस है वो कहां है, अंदर की तरफ। सेकंड चीज, जब आपने किसी लिक्विड को डाला है तो लिक्विड को डालोगे तो लिक्विड भी क्या हो जाएगा, सारा ही अंदर। लेकिन जब आप किसी गैस को मिला देते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि सारी गैस अंदर चली गई, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड से गैस आपकी क्या होती है, वैसे भी हल्की होती है, तो वो कहां रहेगी, ऊपर की ओर। तो अब आप इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करें कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी सॉल्वेंट के रेफरेंस में, सॉल्यूट के रेफरेंस में, तो सॉल्यूट आपका इसमें हो सकता है कुछ प्रतिशत हो, 10% है, 90% नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे इसकी कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। सेकंड वाले केस में क्या होगा, यहां पर आपका जो लिक्विड है दोनों ही वो इसके अंदर भी होंगे, लेकिन लिक्विड क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, वाष्पशील। तो वो क्या होगी, कुछ मात्राएं यहां पर भी होगी सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की। और तीसरी कंडीशन में आपकी इसकी भी वेपर हो सकती है, यहां पर होगी क्योंकि ये वोलेटाइल है, लिक्विड है इसलिए, और गैस टोटल यहां पर मौजूद है। तो ये सारा ही फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा, गैस के ऊपर लगने वाले प्रेशर पर। आप जितना प्रेस करेंगे, चाहे आपका सॉलिड और सॉल्वेंट कोई भी हो, जितना प्रेस करेंगे वह आपका क्या होगा, गैस उतनी ज्यादा इसमें डिसॉल्व होती जाएगी। तो इसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कितनी होगी और इसका मेजरमेंट किस तरह से किया जाए, इसके लिए हम एक नियम पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हेनरी लॉ। हेनरी ने गैसों की सॉल्युबिलिटी के बारे में रूल दिया, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील, जो साधारणतः क्या होते हैं, जितने भी सॉलिड होते हैं उनको हम क्या मानेंगे, अवाष्पशील, क्योंकि वेपराइज नहीं होते हैं। तो जितने भी आपके सॉलिड है उनका जो सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, तो वहां पर आपका सॉल्वेंट का वॉल्यूम प्लस सॉल्यूट का वैल्यू, ये दोनों ही इस जगह पर मौजूद है। हाँ, पर कुछ मात्रा यहां पर भी क्या होगी, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है ना। तो यहां पर आप कांस्टेंट कर सकते हैं कि आपने जिस पदार्थ को मिलाया है वो उसी जगह पर या उसी वॉल्यूम में प्रेजेंट है। यहां पर आपका मैक्सिमम यहां प्रेजेंट रहेगा, लेकिन कुछ सब्सटेंस की मात्रा कहां रहेगी, आपकी बाहर की ओर भी होगी, क्योंकि दोनों ही लिक्विड है और दोनों ही क्या है, वाष्पशील है। और तीसरी कंडीशन के अंदर सारी वाष्प बाहर की ओर रहेगी, ये किस पर डिपेंड करेगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी कहां तक जाएगी, तो प्रेशर पर डिपेंड करेगी। तो यहां पर हम हेनरी लॉ के आधार पर सॉल्युबिलिटी को पढ़ेंगे, और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों के लिए राउंड का नियम, ठीक है ना। राउंड का लॉ जो है वो इनके लिए दिया गया कि जब आपका क्या हो, गैस के अतिरिक्त लिक्विड या सॉलिड हो, तो वहां पर आपका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी किस रूप में होगी। तो यहाँ पर राउंड के रूल्स के अनुसार अपन ये डिसाइड करेंगे। अगली चीज जो है इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें कितनी घुली हुई मात्रा है, कितनी घुली हुई मात्रा का आपका मेजरमेंट है कंसंट्रेशन से, है ना। इसकी सांद्रता कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है। अब कंसंट्रेशन का संबंध किससे होता है, जनरली कंसंट्रेशन में हम जो फैक्टर काम में लेते हैं, मोलरिटी और मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीन चीजों का काम में लेते हैं। और इन सभी के अंदर आपका जो डिफरेंस है वो किससे है, मोल से, ठीक है। और मोल का आपको पता है कि मोल किसी का भी हो वो क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। और जनरली मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सॉल्यूशन को पढ़ने का हमारा जो मेन, इसको क्यों पढ़ा जाए, इसका यूज क्या है, इसका मेन यूज ये है कि अननोन जो सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, अननोन सब्सटेंस जो है उनके मॉलिक्यूलर मास का डिटरमिनेशन करना, यानी कि उनके अणु भारों का निर्धारण किया जा सकता है। अब कैसे, तो जब आप किसी सॉल्यूशन के अंदर उस सब्सटेंस की आप कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं सॉल्यूशन की, तो उसकी वेट पता लग जाता है, इसकी मात्रा इतनी घुली हुई। और वेट के बाद दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट का वेट भी पता होगा और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी पता होगा। लेकिन सॉल्यूट का वेट पता लगाया जा सकता है कंसंट्रेशन से, लेकिन आप उसकी क्या पता नहीं लगा सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट का पता ना हो। तो ऐसी स्थिति में इन रूल्स के आधार पर क्या किया जा सकता है, मॉलिक्यूलर वेट का डिटरमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। आगे और पढ़ने वाले इसमें कि जो आप सब्सटेंस डालते हैं तो सॉल्यूशन की कई सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि क्या होती है, अणु संख्या गुणधर्म, है ना। तो यानी कि पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर इन नियमों के आधार पर उसकी मात्रा का निर्धारण और उससे मॉलिक्यूलर मास का निर्धारण करने वाले हैं।
ओके, तो यहां से हम फर्स्ट वाला जो पढ़ेंगे वो होगा आपका गैस की लिक्विड में सॉलिड। तो लिक्विड में गैस की सॉलिबिलिटी, सॉलिड की सॉलिबिलिटी और लिक्विड में लिक्विड की सॉलिबिलिटी। उसमें मैं पहला जो केस ले रहा हूँ वो कौन सा है अपना, गैस की लिक्विड के अंदर सॉलिबिलिटी क्या होगी, यानी कि इसको कह सकते हैं गैस लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि गैस द्रव विलयन, जिनके अंदर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है और गैस है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसोल्व किया गया है, जिसको जनरली हम क्या कहते हैं, सोडा वाटर, है। इसके अलावा समुद्र के अंदर जो आपकी ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तो वहां पर सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर हो गया, और ऑक्सीजन उसमें क्या है, गैस घुली हुई है, डिसोल्व है, तो वहां पर क्या हो गया, वो सॉल्यूट हो गया। तो यहाँ पर पहला केस ले रहे हैं अपन कि गैस की द्रव के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होगी। किसी भी गैस को जब आप किसी लिक्विड के अंदर डिसोल्व करते हैं, तो मैंने कहा था सबसे पहली चीज क्या होती है, किसी गैस का द्रव के अंदर या लिक्विड के अंदर घुलना, सारी चीज किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर डिपेंड करती है ना। जितना आप प्रेस करते हैं उसी के आधार पर उसके अंदर उसकी विलेयता होती है। अब किसी गैस की सॉल्युबिलिटी होगी क्या, जैसे आप बात करें हीलियम की या कार्बन डाइऑक्साइड की, जल में विलेयता क्या है, सॉल्युबिलिटी है क्या, तो उसके लिए एक टर्म काम में ली जाती है और वो है आपका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, अवशोषण गुणांक। किसी गैस की विलेयता को अवशोषण गुणांक के द्वारा शो किया जाता है। अब अवशोषण गुणांक क्या होता है, तो अवशोषण गुणांक क्या है कि किसी भी गैस, है ना, उसका सॉल्यूशन बनाया आपने लिक्विड के साथ, तो किसी भी गैस का द्रव जो विलयन या लिक्विड जो सॉल्यूशन होता है, उसके सैचुरेटेड स्टेज पर, यानी कि संतृप्त गैसीय विलयन, सैचुरेटेड गैसीय सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम के अंदर गैस की कितनी अधिकतम मात्रा डिसॉल्व होगी, और कितनी अधिकतम मात्रा डिसॉल्व होगी वह उसका क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या अवशोषण गुणांक। डेफिनेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट टेंपरेचर पर 1 एटीपी प्रेशर पर किसी गैस की सॉल्वेंट के इकाई आयतन या यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व उस गैस का एसटीपी पर आयतन या एसटीपी पर वॉल्यूम क्या होगा, है ना। जैसे कि छोटे से उदाहरण समझ सकते हैं, हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, है ना, मैं यहाँ बता रहा हूँ CO2 लिया और आप इसको बोल रहे हैं। बोलते समय जब आप इसको बोल रहे थे उस समय आपके रूम का टेम्परेचर माना कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक, और वहां पर प्रेशर क्या रखा हमने, 1 एटीपी प्रेशर है, ओके, और आपने इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर उस गैस को क्या किया, डिसॉल्व किया, है ना, गैस लिक्विड किया, गैस बनी, और ये टेम्परेचर और प्रेशर रखा, तो वहां पर गैस जो होगी वो CO2 कहाँ चली जाएगी, H2O के अंदर। अब H2O में माना कि इसकी कितना वॉल्यूम चला गया, एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ कि इसका 20 ml CO2 डिसॉल्व हो गया, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और एक वायुमंडलीय क्या है, प्रेशर है, उस पर आपने CO2 गैस ली और पानी के अंदर उसको क्या किया, डिसॉल्व किया, तो आपने देखा कि CO2 का वॉल्यूम जो है वो कितना था, 20 ml, ओके। तो 20 ml वॉल्यूम किस पर था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब यह वॉल्यूम एसटीपी पर कितना हो जाएगा, तो जितना एसटीपी पर होगा वह उसका क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहलाएगा। एसटीपी का मतलब आप समझ गए, मानक ताप दाब, स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर। अब इसको कैसे बदलते हैं, तो कक्षा 11 में आपको पता है इक्वेशन आई थी आपके, P1V1/T1 इक्वल P2V2 अपॉन क्या हो जाता है, T2। P और V1 जो है आपका P1V1T1, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, और ये क्या है आपका एसटीपी पर। तो P1 जैसे इसी को चेंज करें अपन कि 20 ml आपकी क्या होगी, डिसॉल्व होगी उसके अंदर, ठीक है ना, तो इसका एसटीपी पर यानी कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, तो P1 कितना है आपका 1 एटीपी यानी कि 760 ml, ओके। V1 कितनी गुली 20 ml, T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में, ये हो जाएगा 293 केल्विन, हो गया ये। अब सेकंड चीज आपका P2 क्या है, तो P2 एसटीपी पर कितना होता है, 760 ml होता है। T2 क्या होगा, 0 डिग्री, इट मींस 273 केल्विन, और अब इस पर V2 कितना आएगा, तो आपके पास सारे वैल्यू आ गई है, केवल V2 है, तो आप V2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो V2 की वैल्यू अपन निकाल के देखते हैं, अगर 20 ml डिसॉल्व होती है तो V2 इस
मान को रखने पर आपको प्राप्त हो जाएगा, वह उसका क्या कहलाएगा, अवशोषण गुणांक या एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए दिखा है कि हीलियम का एब्जॉर्प्शन गुणांक जो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो होता है वो कितना 0.009 है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ml, ये H2O के है, 1 ml H2O में 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, कौन टेम्परेचर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 0.009 ml वॉल्यूम, इसका आयतन कहां डिसॉल्व हो जाएगा, 1 ml H2O के अंदर। इसी तरह से 7.1 अमोनिया के लिए है, ये बताता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि मैक्सिमम मात्रा अमोनिया की जो डिसॉल्व होगी वो 7.1 ml होगी, और कितने में, 1 ml H2O के अंदर यूनिट वॉल्यूम में। यानी कि वापस समझो मैं इसको, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर इसका अवशोषण गुणांक जो आया है 0.009 हीलियम का और 7.1 आता है अमोनिया का। तो क्या बताता है ये कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और एक वायुमंडलीय, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर आप अगर हीलियम को डिसॉल्व करते हैं तो जल के 1 ml में 0.009 ml हीलियम डिसॉल्व होगी और उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं घुलने वाली है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 0.009 ml पर 1 ml H2O, कब, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर आप टेम्परेचर बदलते हैं ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि अवशोषण गुणांक जो है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। और अवशोषण गुणांक की क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी है, तो हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। और सेकंड केस में होता है अमोनिया 7.1 है, क्या 7.1 ml अमोनिया 1 ml H2O में डिसॉल्व हो जाती है, कब, जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो और 1 एटमॉस्फेयर क्या होगा आपका प्रेशर। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी। दूसरी चीज, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का मान जिस गैस के लिए ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जितना मान वैल्यू ज्यादा आएगी इसका मतलब उसकी विलेयता या सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी हो जाती है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की। ओके, अब नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन कि किसी गैस को आप जब लिक्विड में घोलते हैं तो घोलने पर वह प्रक्रिया किन किन फैक्टर्स पर, आप किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो जनरली किसी गैस को जब आप, जैसे आपने किसी गैस को पानी में घोल रहे हो तो वहां पर जनरल कौन कौन सी चीजें आपकी प्रभावित करने वाली होगी। तो पहली चीज मैंने लिखा नेचर ऑफ गैस, कि आपकी गैस की नेचर क्या है। ठीक, इस पर बाकी आज आगे डिस्कस करने वाले हैं अपन। सेकंड जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर, और चौथा जो मेजर है गैसों के लिए वो है आपका प्रेशर, और यही आप पढ़ेंगे हेनरी लॉ। ठीक, अब पहली चीज बता रहा हूं, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, तो गैसों की नेचर दो तरीके की होती है, एक तो पोलर गैस हो सकती है और एक क्या हो जाती है, नॉन पोलर। पोलर जो होती है वो आयोनाइज हो जाती है और नॉन पोलर क्या होती है, आयोनाइज नहीं होती है। और अब बात करते हैं अपन H2O में अगर सॉल्युबिलिटी की, तो H2O क्या है, पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर गैसें क्या होगी, ज्यादा डिसॉल्व होगी, इनका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का मान ज्यादा आएगा। तो जितनी ज्यादा पोलर गैस होगी तो वह वाटर के अंदर उतनी ज्यादा क्या होगी, सोल्यूबल होगी। अतः अमोनिया यहाँ पर सबसे ज्यादा है। ऐसी गैसें और कौन सी है, जैसे HCl गैस है ना, अमोनिया गैस है। तो ये जो गैसें हैं ये वाटर के अंदर क्या होगी, ज्यादा डिसॉल्व होगी। और नॉन पोलर गैसें जो होती है, जैसे कि आपका नॉन पोलर में हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये नॉन पोलर गैसें हैं, तो ये पानी के अंदर क्या होगी, कम डिसॉल्व होगी। सेकंड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट भी आपके दो तरह के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट जैसे H2O है, नॉन पोलर का मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ठीक है, तो ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए। तो जो पोलर गैसें हैं वो पोलर सॉल्वेंट में, यानी कि अगर आप अमोनिया को कहाँ बोलते हैं, पानी में, और अमोनिया को कहाँ बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो हम कह सकते हैं कि पानी के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक, इसी तरीके से अगर नॉन पोलर गैस है, जैसे कि आपने ऑक्सीजन ली, नाइट्रोजन ली, हीलियम लिया, इसको अगर आप पानी में घोलेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम आएगी, ज्यादा किसमें हो जाएगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो कि नॉन पोलर होता है। ओके, नेक्स्ट जो आपका है टेम्परेचर। तो गैसों का टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं तो जनरली घरों में हमने देखा है कि जैसे घी होता है आपका, उसमें गंध आने लग जाती है, तो आपके घरों में क्या करते हैं, उसको घी को क्या करते हैं, उबालते हैं। उबालने पर वापस क्या होती है, घी की जो गंध होती है वो गायब हो जाती है। तो गंध आई क्यों, क्योंकि घी के अंदर क्या हुआ,
कुछ गैसें उसमें क्या हो गई थी, अवशोषित हो गई थी या डिजोल्व हो गई थी, और उसी के कारण गंध आ रही थी। आपने जैसे ही गर्म किया तो वो गैसें सब कहाँ चली गई, बाहर चली गई, तो गंध आना बंद हो जाता है। इसका मतलब आपको पता चला होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों की सोलिबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और टेम्परेचर को कम करेंगे तो सोलिबिलिटी क्या होगी गैसों की, बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो जनरली गैसों की सोलिबिलिटी जो होती है वो आपकी दो चीजें होती है इसमें। पहली चीज टेम्परेचर इफेक्ट में गैसों की सोलिबिलिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पहली चीज कि जब किसी गैस को आप बोलते हैं तो वो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक, उष्माक्षेपी, उष्मा मुक्त होती। और दूसरी चीज है जो हम थर्मोडायनेमिक्स के साथ समझेंगे उसको। तो पहली चीज एक्सोथर्मिक को समझ लें कि 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था ला-सिपिली नियम। ला-सिपिली नियम क्या कहता है कि जो प्रोसेस है ना स्वतः प्रवर्तिता को बताता था। तो एक्सोथर्मिक का मतलब जहां पर हीट रिलीज हो रही है, इन प्रोसेस में यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वह प्रोसेस बंद हो जाता है या उल्टा चलता है, रिवर्स चलता है। कहने का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस जितने भी होते हैं वो सब लो टेम्परेचर पर स्पेक्युलेसिस हो जाएंगे, और एंडोथर्मिक जितने भी आपके प्रोसेस है वो सभी क्या होंगे, हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाते हैं, स्पेक्युलेसिस हो जाते हैं। थर्मो के साथ समझे तो आपकी इक्वेशन थी डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जी गिव्स एनर्जी है ना, फ्री होने वाली, डेल्टा एच एंथैल्पी होती है, और टी टेम्परेचर है, डेल्टा एस आपकी एंटाल्पी है। अब आप एंटाल्पी को समझते हो, अव्यवस्था। जब आपकी गैसें अव्यवस्थित है और जब ये किसी लिक्विड के अंदर जा रही है तो जाने पर ये क्या होगी, इसकी तुलना में ज्यादा व्यवस्थित हो जाएगी। ठीक है ना। और व्यवस्थित हो जाएगी तो हम कहेंगे यहाँ पर एंटाल्पी ज्यादा है, यहाँ पर एंटाल्पी क्या है, कम है। तो जब आप गैस को डिसॉल्व करते हैं तो एंटाल्पी कम हो रही है, एंटाल्पी कम हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एस जो है आपका क्या है यहाँ पर, नेगेटिव। और मैंने ऊपर बताया कि एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। अब डेल्टा एस अगर नेगेटिव रखते हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव होने से गिब्स का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और गिब्स समीकरण में गिब्स कहता है कि पॉजिटिव वैल्यू जो होती है गिब्स की मान अगर पॉजिटिव आता है डेल्टा जी का मान, तो वह प्रोसेस स्वतः नहीं होता है, स्पेक्युलेसिस नहीं होता है। इसका मतलब डेल्टा जी क्या चाहिए आपको, नेगेटिव, तब जाके प्रोसेस आसानी से हो जाएगा। तो डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए, इसकी वैल्यू को कम करने के लिए, पॉजिटिव वैल्यू को कम करने के लिए आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करोगे, तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं थर्मो के हिसाब से भी कि आपका गैसों की जो सोलिबिलिटी होगी वह कम ताप पर गिब्स ऊर्जा के मान को कम पॉजिटिव करेगी, और ऐसी स्थिति के अंदर सोलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाती है। ओके। अब चौथा जो फैक्टर है, चौथा फैक्टर कौन सा है, गैसों के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। और ये बहुत मेजर आपका जो मेन जो होता है गैसों की सोलिबिलिटी का मेजर फैक्टर होता है कि हर गैस किसी भी लिक्विड में जब घुलेगी तो घुलते समय वहां पर प्रेशर कितना है, प्रेशर को बढ़ाने पर सोलिबिलिटी बढ़ती है। जनरली हेनरी के नियम में हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है।